हे गाइस, आज की वीडियो में हम विजन आईएएस के जो करंट अफेयर अक्टूबर 2020 का इकोनॉमिक सेक्शन डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये फोर्थ टॉपिक है, बट इस वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है। इसमें बात की जा रही है स्वामित्व स्कीम के बारे में। स्वामित्व स्कीम क्या है, देखो पहले इसका फुल फॉर्म जान लो। स्वामित्व मीन्स सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। मीन्स विलेज एरिया को सर्वे करने के लिए, ठीक है। तो किस टाइप की सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे वहाँ की लैंड का, ठीक है। तो लैंड को डिमार्केट करेंगे कि कौन सी लैंड किसकी है, आइडेंटिफाई करेंगे, डिमार्केट करेंगे। तो ये अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन द ओकेशन ऑफ नेशनल पंचायती राज, ठीक है। अब ये क्या है इसके बारे में जान लो थोड़ा सा। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि क्या करता है, प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन फॉर रूरल इंडिया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करता है, मीन्स लैंड को, एसेट को, लैंड एसेट को, ठीक है। और ये क्या करता है, अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ राइट, मीन्स लैंड राइट जो है ना, लैंड रिकॉर्ड उसको अपडेट करता है इन द रेवेन्यू एंड प्रॉपर्टी रजिस्टर एंड इशू प्रॉपर्टी कार्ड इशू करेगा टू प्रॉपर्टी ओनर इन द रूरल एरिया। इट इज़ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। तो किसका किसका, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसमें काम कर रहा है, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट, ठीक है, और स्टेट लैंड रेवेन्यू, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि ये जो लैंड वाला जो टर्म है वो किसके अंदर आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। तो स्टेट पंचायती राज और स्टेट लैंड रेवेन्यू और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। प्लस सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में मैं आपको बताऊंगी, ये एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, टेक्नोलॉजी पार्टनर है यहाँ पे फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, ये देखो नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री की। तो अभी जो रिसेंटली जो इंडिया का मैप पास हुआ था ना, जो न्यू मैप पास कराया गया था जिसको लेके नेपाल बहुत ज़्यादा इशू कर रहा था, लिम्पियाधुरा एंड काला पानी को लेके, है ना। तो वो मैप किसके थ्रू पास कराया गया था, सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू बनाया गया था उसको, है ना। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, ठीक है। तो किसके अंदर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट है, इट वॉज सेटअप इन 1767, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना कि ये ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है अभी तक की। सो कौन सी डिपार्टमेंट है, सर्वे ऑफ इंडिया। इट टेक लीडरशिप इन प्रोवाइडिंग, तो ये क्या करती है, कॉस्ट इफेक्टिव रिलायबल जियो स्पेशियल डेटा प्रोवाइड करती है, इन्फॉर्मेशन और नेशन के बारे में, लैंड के बारे में, चाहे क्लाइमेट के बारे में, ये सबको डेटा प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ये हमने पढ़ लिया कि ये कौन सी मिनिस्ट्री इसके अंदर काम करेगी। अब इसके कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं। एक है इसमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्स नेटवर्क। कोर्स नेटवर्क क्या है, देखो कोर्स मीन्स होता है कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन। तो ये इस टाइप का, जैसे जियो का नेटवर्क होता है, तो जियो का कोई स्टेशन होता होगा, टावर जहाँ से आता है ना। तो वैसे ही ये समझ लो कि ये एक रेफरेंस स्टेशन होता है जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि सपोर्ट करता है इस्टेब्लिश करने के लिए ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट, जो कि देखती है कि क्या है, जो लैंड रिकॉर्ड को देखती है, लैंड को रियल में आइडेंटिफाई करती है और डिमार्केट करती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लार्ज स्केल मैपिंग का यूज़ होता है, जो कि जिसे हम लोग ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं इसमें, जो कि हाई रिजोल्यूशन एंड एक्यूरेट मैप प्रोवाइड करती है, ठीक है। और उसी के बेसिस पे प्रॉपर्टी कार्ड इशू किया जाता है। अब इसमें क्या होगा, इन्फॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मीन्स अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा रूरल पॉपुलेशन को, ठीक है। इन्हेंसमेंट ऑफ स्पेशल प्लानिंग एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र। तो ये एक एप्लीकेशन है जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है, जिसमें क्या होगा, ड्रोन से सर्वे होगा और ड्रोन से जो डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा उसको इसमें, इस एप्लीकेशन में, ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन में रखा जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग डैशबोर्ड, एक रिपोर्टिंग डैशबोर्ड बनाया जाएगा टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ एक्टिविटी। ओके, एक मिनट। प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट होगा जो कि प्रोग्राम को मैनेज करेगा एट नेशनल एंड स्टेट लेवल, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा चीज़ कवर है और कब कब के लिए कवर है, तो इसमें 6 स्टेट्स कवर है, ठीक है। 6 स्टेट्स कौन कौन से हैं, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी एंड उत्तराखंड। और ये कौन कौन से फेज़ के लिए, 2022, वेट 2022, इसमें जो पायलट प्रोजेक्ट है ये 6 स्टेट में रन कर रहा है। और कौन से फेज़ के लिए, 2022 2021, मीन्स 1 साल का पायलट प्रोजेक्ट ये 6 स्टेट में पहले रन करके देखेंगे। और कोर्स नेटवर्क मीन्स ग्राउंड स्टेशन कहाँ कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है, 2 स्टेट में, पंजाब एंड राजस्थान। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप फिर भी याद रखिएगा इसे। और ये स्कीम का एम क्या है कि ये कब से कब तक फाइनेंशियल ईयर तक कवर करे। अगर ये सक्सेसफुल हो गया देखो, तो ये 2020 से लेकर 2024 मीन्स 4 ईयर का इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, 4 ईयर की प्रोग्राम होगी, ठीक है। अब ये कैसे कैसे फ़ायदा पहुंचाएगा, देखो ये क्या करेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाएगा टू सिटीजन्स इन रूरल एरिया। एक रिकॉर्ड बनेगा जिसको बोलेंगे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ठीक है।
तो लोगों के पास जो लैंड है उसका एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि कभी कभी रिकॉर्ड नहीं हो पाता जिसके कारण उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता, ठीक है। तो लैंड रिकॉर्ड के कारण उनको बेनिफिट मिलेगा, उसके कारण उनके लाइफ में क्या होगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। इन्हेंस कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है। तो जिनकी प्रॉपर्टी होगी तो गवर्नमेंट का भी फायदा होगा, इसमें प्रॉपर्टी टैक्स इंक्रीज होगी। थर्ड है मेकिंग लैंड मार्केटेबल, मार्केटेबल बनेगी, लैंड की क्वालिटी इंक्रीज होगी। प्रॉपर्टी कार्ड जब इशू किया जाएगा तो ऑब्वियसली लैंड की क्वालिटी इंक्रीज होगी। रिडक्शन इन प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट एंड लीगल केसेस, ऑब्वियसली कि प्रॉपर्टी कार्ड रहेगी जिसके पास, जिसका लैंड होगा, ठीक है। तो ये जो डिस्प्यूट का जो केस होता है, लीगल केसेस, ये सब रिड्यूस हो जाएगा। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ जीपीडीपी, जीपीडीपी क्या है, ग्राम पंचायत एंड कम्युनिटी एसेट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो इम्प्रूव क्वालिटी, ये जीडीपी होता है ना, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो यही है ग्राम पंचायत डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एक पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, बेटर तरीके से एस्टिमेट करने के काम आएगा, ठीक है। एड रिलीफ वर्क, अगर प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड होगा तो ये रिलीफ वर्क के भी काम आएगा, है ना। स्टेट के पास प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड होगा तो वो कुछ बेनिफिट्स देगी, है ना, और कंपनसेशन देगी इन केस ऑफ डिजास्टर, है ना। तो इसमें अब देखो इश्यूज क्या क्या हैं, ये तो हो गए बेनिफिट्स, इश्यूज क्या है, रिलेक्टेंस इन कम्युनिटी। अब आप किसी फॉरेस्ट एरिया में जाओगे, बोलोगे वहाँ हम प्रॉपर्टी राइट्स देंगे, तो वहाँ के लोग रेजिस्ट करेंगे ना, क्योंकि एक्चुअली में लैंड तो किसी की होती ही नहीं है, लैंड तो गवर्नमेंट की होती है ना। तो लोग ऐसे ही रहते हैं, बहुत सालों से रह रहे होते हैं। तो अगर आप अचानक से उनको लैंड से बाहर निकाल दोगे और बोलोगे जिनका लैंड है वही रहेंगे, तो लोग क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। देयरफॉर रिलेक्टेंस इन कम्युनिटी इज अ इशू। एक्सक्लूजन ऑफ वल्नरेबल पीपल, जैसे कि हमने बात की दलित, विमेन, टेनेंट, है ना। लैक ऑफ फंक्शनल मार्केट इन रूरल एरिया। अब लैंड को आप कोलैटरल तो बना रहे हो, मार्केटेबल कोलैटरल बना रहे हो, बट क्या होगा, क्या मार्केट है क्या लैंड की उस जगह में, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, बेस्ट वे फॉरवर्ड। अगर आपके पास कोई बेस्ट वे फॉरवर्ड होगा तो आप भी कमेंट करके बताया करिए कि बेस्ट वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया है वो देखते हैं हम लोग। इंगेजिंग द कम्युनिटी फ्रॉम द बिगनिंग से ही अगर कम्युनिटी को इंगेज करके रखें, उनको अवेयर करें, है ना। प्रोटेक्टिंग द मोस्ट वल्नरेबल पीपल, इस्टेब्लिश अ ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, इनेबल मार्केट टू वर्क। तो मार्केट इस्टेब्लिश कर रहे हो, अगर आप लोगों को अवेयर कर रहे हो उनके लैंड राइट्स के बारे में, उनको उसके फ़ायदे बता रहे हो, तब लोग रेजिस्ट नहीं करेंगे, कम्युनिटी रेजिस्ट नहीं करेगी और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी गवर्नमेंट और स्टेट के साथ हैंड इन हैंड। ओके, तो ये दैट कैन बी द बेस्ट वे फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, तो जिसको AIBP भी बोलते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ है, न्यूज़ क्या है, रिसेंटली अभी क्या हुआ है, पब्लिक अकाउंट कमेटी पैक जो है, ठीक है, उसने क्या किया, एक रिपोर्ट सबमिट किया है AIBP के बारे में कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है और क्यों ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। देखो ये लॉन्च बहुत पहले हुआ था, पर उसका रिव्यू करके पैक क्या है, अभी रिपोर्ट सबमिट कर रही है कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं। तो इट वॉज लॉन्च्ड इन, देखो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च किया था AIBP को 1996 या 1997 में, ठीक है। 96-97 में इसे लॉन्च किया गया था, मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट इन द कंट्री को एग्जिस्ट करने के लिए। तो जो उस समय जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते थे, 20 साल, अभी भी लगता है, बहुत सालों से कुछ प्रोजेक्ट बन रहा है और अभी जाके उसका इनॉग्रेशन हो रहा है ना। तो उसको एग्जिस्ट करने के लिए, ताकि वो जल्दी बने और जो कॉस्ट है वो कम लगे, अगर जल्दी बनेगा तो कॉस्ट कम लगेगा, तो उसको एग्जिस्ट करने के लिए इस स्कीम को क्या किया जाता है, लॉन्च किया गया था AIBP को, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ऑब्वियसली इरिगेशन से रिलेटेड है, तो है ना। इसके ऑब्जेक्ट क्या होता है, फास्टर कंप्लीशन एंड बेटर इम्प्लीमेंटेशन, ये इसके ऑब्जेक्ट्स थे। अब देखो जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जब ये लॉन्च हुआ 2015-16 में, तो AIBP को क्या बना दिया गया, इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम को इसका पार्ट बना दिया गया, ठीक है, क्योंकि दो स्कीम हो जाती है ना, डुप्लीकेशन हो जाता है, इसलिए AIBP को उसका पार्ट बना दिया गया। इट एम्स टू इंश्योर प्रोटेक्टिव इरिगेशन टू ऑल एग्रीकल्चर फार्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये था मेजर और मीडियम इरिगेशन को सपोर्ट करने के लिए, जो कि मोर देन 2000 हेक्टेयर प्लस रहे जो, उनको सपोर्ट करने के लिए था ये, ठीक है। अब इसमें शॉर्टकमिंग्स क्या थी, ये शॉर्टकमिंग्स किसने आइडेंटिफाई किए, पब्लिक अकाउंट कमेटी। आप अभी घर जाके पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में भी पढ़िएगा अच्छे से डिटेल में, ठीक है, कि ये क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, ये सब पॉलिटी के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, UPSC, CAPF एंड अदर एग्जाम्स में। ओके, तो ये चीज़ आती है।
तो शॉर्टकमिंग्स क्या थी पैक्ट ने जो बताया है, क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशन इन डिज़ाइन एंड स्कोप ऑफ वर्क, मीन्स जो मॉडिफिकेशन सर्वे ढंग से नहीं हो पा रहा है ना, असेसमेंट नहीं हो पाता ठीक से, और ये अफेक्ट कर रहा है इम्प्लीमेंटेशन को, कॉस्ट एस्टिमेट नहीं हो पाता। ठीक है, आपने बोल तो दिया जल्दी बनाना है, कितना जल्दी बनाना है, फिर उसको कॉस्ट भी ज़्यादा चाहिए जल्दी बनने के लिए, ज़्यादा लेबर रखने पड़ेंगे, तो ये सब चीज़ ठीक से नहीं हो पा रहा है। वायलेशन ऑफ प्रोजेक्ट गाइडलाइंस, अब जो प्रोजेक्ट गाइडलाइंस जो प्रोवाइड की थी उसका वायलेशन हो रहा है, इसलिए क्या होता है, ज़्यादा पैसा होता है, इरेगुलर रिलीज ऑफ दिस 3000 करोड़। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा करोड़ का इरेगुलर मनी वेस्ट हुआ है, ऐसा पैक्ट बोल रही है। डेफिशिएंसीज इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिशिएंसी, जैसे फंड्स की शॉर्टेज हो रही है, डिले हो रहा है ना, डिले हो रहा है इस वजह से, जिसके वजह से ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है फंड का, है ना, इम्प्लीमेंटिंग जो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, डाइवर्शन ऑफ फंड भी एक इशू है, शॉर्ट और नॉन रियलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू ढंग से नहीं हो पा रहा, टाडी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट, डेफिशिएंसी इन मॉनिटरिंग, अब एक बार प्रोजेक्ट बन गया तो मॉनिटरिंग भी ढंग से नहीं हो पा रही है, ऐसा पैक ने ये रिपोर्ट में लिख के सबमिट किया है। ओके, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के, अब इसका बेस्ट वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, देखो बेस्ट वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि इम्प्लांटेशन को चेंज करो, कॉम्प्रहेंसिव रिवीजन ऑफ गाइडलाइंस, जो गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है, एक तो पहली बात है प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया में क्या होता है कि एक लेवल से जब दूसरे लेवल में जाता है तो चीज़ें मॉडिफाई हो जाती है, ढंग से काम नहीं कर पाती। ठीक है, तो प्रॉपर लोकल लेवल में आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए कॉम्प्रहेंसिव रिवीजन ऑफ द गाइडलाइंस, उसको रिवीजन करना चाहिए, उसका रिवाइज करना चाहिए, एंड फ्रेम टाइमलाइन फ्रेम करना चाहिए कि हाँ आपका जो प्रोजेक्ट है वो 1 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए, 2 साल में कंप्लीट होना चाहिए, और फिर इंसेंटिव्स भी देना चाहिए जो बना रहा है उसे। फिजिकल मैनेजमेंट इज़ अनदर इशू। ठीक है, तो फिजिकल मैनेजमेंट इज़ अनदर वे फॉरवर्ड, कैसे हो सकता है फिजिकल मैनेजमेंट, जैसे प्रॉपर आप फंड्स प्रोवाइड करो, ठीक है, शॉर्टेज है और कितना पैसा लगना है, किस में लगना है, प्रॉपर उसका रिपोर्ट बनाओ, रिकॉर्ड करो। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, जो डीपीआर होती है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और वो प्रॉपरली ऑडिट होना चाहिए बाय गवर्नमेंट एंड लोकल पीपल ऑल्सो। इम्प्रूविंग मॉनिटरिंग ऑफ द स्कीम, तो मॉनिटर जो इम्प्रूव भी होना चाहिए, मॉनिटरिंग इम्प्रूव होना चाहिए। ठीक है, बाय पीपल एंड ऑल्सो बाय द गवर्नमेंट, तो सैटेलाइट का यूज़ करना चाहिए उसके लिए, सैटेलाइट इमेजरी एंड फील्ड रिपोर्ट। और इसके लिए क्या करना चाहिए, एक इसमें बहुत अच्छा पॉइंट जो मुझे लगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ऑल्सो इंक्रीज इट एफर्ट इन फैसिलिटेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ वाटर यूज़र एसोसिएशन इन ऑल स्टेट। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जैसे कि जो मिनिस्ट्री है सेंट्रल लेवल पे हो गई, है ना, स्टेट लेवल पे स्टेट जो वाटर डिपार्टमेंट है अगर वो ढंग से काम नहीं कर पा रही है तो वाटर यूज़र एसोसिएशन बना देना चाहिए हर स्टेट में। ठीक है, तो ये जो मिनिस्ट्री है ये लोग जो क्या करेंगे, डायरेक्ट मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करेंगे यहाँ पे, और ये क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी इसलिए ढंग से काम भी कर पाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा मुझे रिकमेंडेशन लगा। आप भी कमेंट करके बताइएगा आपको सबसे बेस्ट वे फॉरवर्ड कौन सा लगा और आपका बेस्ट वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल गैस मार्केटिंग के बारे में। तो न्यूज़ क्या है, अभी न्यूज़ क्या हुआ है, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है CCEA जिसे बोलते हैं हम ठीक है, उन्होंने क्या किया, अप्रूव किया नेचुरल गैस मार्केटिंग रिफॉर्म। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखो अभी तक जो हमारी इकोनॉमी है, ठीक है, हम सबसे ज़्यादा किसके यूज़ करते हैं, कोल का यूज़ करते हैं, कोल बेस्ड इकोनॉमी है ऐसे बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो अगर हमें इसे कोल, क्योंकि कोल बहुत ज़्यादा लिमिटेड है ना, और उसे तो अपने मन से बनाया नहीं जा सकता, तो इसलिए जो गवर्नमेंट है वो किस पे फोकस कर रही है, मूव करने की कोशिश कर रही है कोल बेस्ड इकोनॉमी से नेचुरल गैस बेस्ड इकोनॉमी पे मूव करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो उसके लिए रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, मार्केटिंग रिफॉर्म्स की ज़रूरत, तो ये कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है। तो इसके बारे में आप थोड़ा जाके पढ़िएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये UPSC के क्वेश्चन में आ चुका है। ठीक है, तो ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है टू मूव टूवर्ड्स गैस बेस्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब इसमें रिफॉर्म क्या क्या करना है तो देख लो, रिफॉर्म क्या क्या बोला है उनके बारे में पढ़िएगा, क्योंकि ये जो नेचुरल गैस कोल ये सब जो अप्रूव करता है ना, वो सबसे पहले उसका रिव्यू कौन करता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन ही इसका रिव्यू करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में आप डिटेल में जाके पढ़िएगा एक बार। अब देखो रिफॉर्म्स क्या क्या किए गए हैं, स्टैंडर्ड ई बीडिंग प्रोसीजर। ठीक है, तो ई बीडिंग प्रोसीजर देखो यहाँ पे मैंने बोला ना डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा। इन्होंने क्या बोला है कि एक ई बीडिंग
प्रोसीजर होना चाहिए, मीन्स एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे लोग क्या करें, ई बीट कर सके, मीन्स बीडिंग कर सकें, ऑनलाइन बीट कर सके। जैसे कोई भी चीज़ है, कोल बेस्ड, नेचुरल गैस बेस्ड कुछ हो रहा है यहाँ पे, तो लोग ऑनलाइन बीडिंग कर सकें। तो ई बीडिंग एक प्रोसीजर बनाने की बात की गई है। ई एंड प्रोड्यूसर विल बी बार्ड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द बीडिंग, ठीक है। जो प्रोड्यूसर होंगे, नेचुरल गैस जो प्रोड्यूसर होंगे, वो खुद बीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो कभी कैसे हो गया, जैसे कि क्या हुआ, कुछ यहाँ पे सेल हो रहा है, यहाँ पे नेचुरल गैस का बीडिंग हो रही है, ठीक है। तो एक प्रोड्यूसर ने क्या किया, यहाँ से कम रेट में खरीद के खुद ज़्यादा रेट में बेच दिया, तो ये चीज़ अलाउड नहीं है, ये चीज़ बार की गई है, ठीक है। तो देन हैंस प्रोड्यूसर विल बी बार्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया, मार्केटिंग फ्रीडम टू फील्ड डेवलपमेंट में। तो फील्ड डेवलपमेंट प्लान जो है उसमें मार्केटिंग फ्रीडम दी जाएगी, मीन्स अपने हिसाब से आप प्राइस सेट कर सकते हो नेचुरल गैस की, ठीक है। और जिसकी प्राइस होगी, ऑब्वियसली जिसकी प्राइस कम होगी उसी की प्राइस बिकेगी, तो एक टाइप का कंपटीशन भी होगा, ठीक है। एंड कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी इसको अप्रूव किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में या अपने हिसाब से आप प्राइस सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक फ्रीडम दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब ये देख लो कि प्राइसिंग कैसे डिसाइड की जाती है। तो अभी क्या होता है हम एडवांस प्राइस मैकेनिज्म, एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म भी बोलते हैं, एपीएम जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये फॉलो करके चलते हैं। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जो रहती है एवरी 6 मंथ ये प्राइस सेटअप करती है, ठीक है। और वो किस बेसिस पे सेटअप करती है, वेटेड एवरेज लेती है। जो प्राइस चल रहा है यूएस में, यूके में, कनाडा में, रशिया में, तो ये चारों कंट्रीज़ में जो भी प्राइस चल रही है उसका वेटेड एवरेज लेती है, उस बेसिस पे एवरेज प्राइस सेटअप करती है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन्हीं कंट्रीज़ का एवरेज क्यों लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कंट्री है और जो इन्फ्लेशन लेवल है वो इंडिया के इक्वल है ना। तो इसी कंट्री का एवरेज लेके प्राइस सेटअप किया जाता है। तो अभी क्या है, यहाँ पे देखो, लेस देन द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गैस। तो यहाँ पे जो 1 मिलियन टन है प्रेजेंटली, वो इम्पोर्टेड गैस से बहुत ज़्यादा कम है। तो ये जो है एपीएम, ठीक है, एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें एडमिनिस्टर किया जाता है प्राइस को, है ना। तो ये 80% ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस को कवर करती है। और जो नॉन एपीएम है, मीन्स जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होती है ना, जहाँ पे दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके प्राइस को डिसाइड करते हैं, तो वो क्या करती है, ओनली 20% डोमेस्टिक प्रोडक्शन को कवर करती है, ठीक है। तो जो न्यू रिफॉर्म है, मीन्स जो अभी जो रिफॉर्म आ रहा है जिसमें प्रोड्यूसर को बाहर किया जाएगा, तो वो न्यू एंट्रीज़ के लिए है, जो पुरानी एंट्रीज़ हैं उनके लिए नहीं है। तो जो न्यू एंट्रीज़ हैं, सो दिस न्यू रिफॉर्म वुड कवर बेनिफिशरीज इन दिस रीजन। जो नॉन एपीएम के लिए है, एपीएम वाला तो प्राइस सेटअप है ना, तो उसमें हम लोग प्राइस फ्रीडम नहीं दे सकते क्योंकि गवर्नमेंट सेट करती है। तो यहाँ पे तो प्राइस फ्रीडम की बात की गई है, मार्केटिंग फ्रीडम, है ना। तो वो नॉन एपीएम वाले लोग को बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई अच्छे से। अब नेक्स्ट देखते हैं बेनिफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस रिफॉर्म। तो ये ऑब्वियसली ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करेगा, है ना। और इसमें जो रैंकिंग है हमारी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, अच्छा ये बताओ कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो रिलीज़ कौन करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। और ये यूपीएससी से रिलेटेड क्या, मीन्स सारे एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में कभी ना कभी ये आया ही है, ठीक है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कौन रिलीज़ करता है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करता है, ये यूनिफॉर्मिटी इन बिडिंग प्रोसेस, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी लेके आएगा क्योंकि ई बिडिंग हो रहा है। फ्रीडम ऑफ चॉइस, रोल ऑफ रेगुलेटर हैज़ बीन डिफाइंड। तो जो एक्सेस रेगुलेटिंग होती थी गवर्नमेंट की तरफ से, वो अब कम हो जाएगी। स्टेप टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, है ना। हम लोग नेचुरल गैस के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं, है ना। तभी तो अभी क्या है, हम लोग इम्पोर्टेड नेचुरल गैस यूज़ करते हैं। तो अगर यहाँ पे फ्रीडम दी जाएगी यहाँ पे, है ना, तो नेचुरल गैस का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगा डोमेस्टिक लेवल पे, है ना। तो ये इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। गैस बेस्ड इकोनॉमी, जैसे हमने बोला कोल बेस्ड इकोनॉमी से कहाँ शिफ्ट करना है, गैस बेस्ड इकोनॉमी में शिफ्ट होना है, ठीक है। रिडक्शन इन पॉल्यूशन की भी हमने बात की। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एंड ऑब्वियसली फॉर एवरी पॉइंट गवर्नमेंट्स वांट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो, दे वांट एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। सो ये एक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। अब इश्यूज़ क्या हैं, इश्यूज़ ये हैं कि इंसेंटिव फॉर ओल्ड प्लेयर, हमने बात किया ना कि जो प्राइसिंग मैकेनिज्म ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस को फ़ायदा करेगा, है ना। तो ये जो ओल्ड प्लेयर हैं उनको फ़ायदा नहीं करेगा। तो जो ओल्ड प्लेयर के लिए वो तो डिसइंसेंटिव्स हैं, सॉरी, है ना। तो सिर्फ न्यू प्लेयर को फ़ायदा करेगा। वेरी लिमिटेड इम्पैक्ट, क्योंकि 80% जो है वो तो एपीएम में कवर हो गया। हमने यहाँ पे देखा ना 80% जो है एपीएम में कवर हो गए। डोमेस्टिक सिर्फ 20% लोग को ये फ़ायदा करेगा, है ना। तो ये इसमें क्या है, लिमिटेशन है, मीन्स ये बहुत लिमिटेड लोग को फ़ायदा करेगा। अलाउइंग ओनली एफिडेविट वाले लोग को ही
फ़ायदा करेगा। मीन्स दिस देखो प्रिंसिपल बिहाइंड दिस इज़ नॉट वेरी क्लियर, ओनली टाइम विल टेल हाउ द मेन गैस प्रोड्यूसिंग कंपनी वुड बी बेनिफिशियल। ठीक से अभी ये चीज़ डिफाइन नहीं हुई है। अब ये पढ़ लो कि नेचुरल गैस होता क्या है। तो देखो नेचुरल गैस क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस रहते हैं। ठीक है, नेचुरल गैस में बहुत सारे गैस रहते हैं, मीथेन रहता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बहुत सारे गैसेस रहते हैं। और ये सब क्या होता है, दे आर रिच इन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में बहुत ज़्यादा रिच होता है। और ये कहाँ मिलता है, देखो ये मिलता है अर्थ के डीप इनसाइड द अर्थ। ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड हाइड्रोकार्बन के साथ पे। तो नेचुरल गैस का फिनोमिनन एक बार पढ़ लेना कि ये कैसे बनता है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ ऊपर से। जैसे क्या होता है कि जब हम लोग कोल या फिर देखो क्या होता है, जब कोई ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि कोई इंसेक्ट है, कीड़े मकोड़े हैं, है ना, तो वो जब मर जाते हैं, जब वो रहते हैं ज़मीन पे, तो जब उनके ऊपर और लेयर आने लगती है सॉयल की, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा डीप इनसाइड द अर्थ चले जाते हैं। ठीक है, पर फिर उसके बाद क्या होता है, जब उनकी बॉडी डिकम्पोज होना स्टार्ट होती है ना, तो डिकम्पोज जब होती है तो उनकी बॉडी की जगह के पे क्या होता है, एक वॉइड क्रिएट हो जाता है। उस वॉइड में क्या होता है, नेचुरल गैस भर जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी भी तो उसी से बनी हुई है ना, तो नेचुरल गैस भर जाता है वहाँ पे। तो इसी नेचुरल गैस को क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, है ना। तो इसका एक बार आप मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ लेना। तो वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, देखो फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फीड स्टॉक फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है, कुकिंग में यूज़ होता है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है ना। तो इंडिया में क्या है, देखो इंडिया में क्या है, हम कितना परसेंट नेचुरल गैस यूज़ करते हैं, ओनली 6.2%। और ग्लोबली कितना परसेंट यूज़ करते हैं, 24%। कितना कम है सोचो, ग्लोबल लेवल पे 1/4 नेचुरल गैस यूज़ कर रहे हैं, इंडिया में ओनली 6%, है ना। तो गवर्नमेंट का प्लान क्या है, ये जो 6% है उसको डबल से भी ज़्यादा करना है, मीन्स 15% करना है बाई 2030। अब डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस कितना होता है, यूज़ करते हैं हम 48% उसका यूज़ करते हैं, मीन्स 50% से भी कम। इसीलिए इन्हीं को जो फ़ायदा पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ये स्कीम लेकर आ रही है, इसलिए रिफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे है ये देख लो, वेस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न एरियाज लाइक मुंबई, है ना। ये तो आप देखिए, सॉरी ये तो आपको पता ही होगा, हाजिरा बेसिन मुंबई के ऑफशोर रीजन पे, है ना, बॉम्बे एरिया पे, और असम वाले रीजन पे जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है नेचुरल गैस का। ठीक है, तो वे अहेड क्या हो सकता है, डूइंग अवे विथ APM। तो APM जो अभी हम लोग कर रहे हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करती है, इसको डूइंग अवे मीन्स इसमें रिफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रोड्यूसर को इंसेंटिव्स देने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोड्यूसर खुद ही प्राइस डिसाइड करे, दैट विल बी द बेस्ट वे। नेक्स्ट क्या है, टैक्स रिफॉर्म। अभी क्या है एट प्रेजेंट, नेचुरल गैस जो है GST के अंदर नहीं आता। ठीक है, तो इसमें लेयर्स ऑफ टैक्स लगते हैं, एक टैक्स फिर टैक्स के ऊपर टैक्स, है ना। तो इसको रिड्यूस करने के लिए नेचुरल गैस को किसके अंदर आना चाहिए, अंडर द एम्बिट ऑफ GST के अंदर लाना पड़ेगा। गैस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, या फिर क्या बनाना चाहिए, एक इंडियन प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जिसमें बायर और सेलर हो, जहाँ पे ट्रांसपेरेंट प्राइस डिलीवरी मैकेनिज्म हो। ठीक है, ट्रांसपेरेंट लेवल पे। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोस्टल शिपिंग बिल 2020। तो इसमें क्या हुआ है, देखो न्यूज़ क्या है कि शिपिंग मिनिस्ट्री जो है, इसे अब शिपिंग मिनिस्ट्री का नाम चेंज कर दिया गया है। वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इसका नाम क्या किया गया है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग था उसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें पोर्ट्स भी इंक्लूडेड हैं। तो इसमें क्या हुआ है, इसने एक ड्राफ्ट इशू किया है कोस्टल शिपिंग बिल 2020 फॉर पब्लिक कंसल्टेशन। ठीक है, पब्लिक के कंसल्टेशन के लिए एक ड्राफ्ट रखा गया है। तो उस बिल में क्या है, इस बिल में है कि मैंडेटरी लाइसेंसिंग ऑफ और फॉरेन वेजल्स, जो भी फॉरेन वेजल्स इंडियन एरिया में एंटर करते हैं, ठीक है, इंडियन कोस्टल एरिया में, सबका मैंडेटरी लाइसेंसिंग होना चाहिए। ठीक है, और क्या चीज़ बोली गई है इसमें, इस पर क्या होगा, इससे ट्रांसपेरेंसी होगी। नेशनल कोस्टल एंड इनलैंड शिपिंग स्ट्रैटेजिक प्लान, एक प्लान के बारे में बात की गई है, नेशनल प्लान के बारे में। नेशनल रजिस्टर ऑफ कोस्टल शिपिंग, ठीक है, तो जितने लोग भी आ रहे हैं जा रहे हैं उसका एक प्रॉपर रजिस्टर बनाना चाहिए। ये रजिस्टर के बारे में बात की गई है इस बिल में। शेड्यूल ऑफ पेनाल्टीज़, तो अब क्या है, देखो शेड्यूल ऑफ पेनाल्टीज़ में क्या है, इसमें ये चीज़ बोला गया है कि जो पेनाल्टीज़ है, ठीक है, इसके लिए क्या होता था, पहले एक्ट को अमेंड करना पड़ता था पेनाल्टीज़ के लिए। ठीक है, तो अब ये एक्ट को अमेंड ना करके अब क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अपने लेवल पे पेनल्टी डिसाइड करके पेनल्टी लगा सकती है। मान लो कोई इलीगल तरीके से एंटर कर रहा है, ठीक है, या फिर अनऑथराइज तरीके से एंटर कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही पेनल्टी डिसाइड करके उस पर पेनल्टी लगा सकती है, ना कि पूरे एक्ट को अमेंड करने की ज़रूरत है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये देख लो, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये पोटेंशियल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक रजिस्टर बनेगा, है ना, इसमें जो भी आ रहा है जा रहा है, तो इससे क्या होगा, प्रॉपर मेंटेनेंस होगा।
ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होगी, करप्शन के चांसेस कम रहेंगे, एक प्रॉपर डायरी मेंटेन होगी, तो है ना। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड प्रोडक्शन, तो इसमें क्या होता है, देखो ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है। क्या है, प्रीलिम्स में ना ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं, स्टेटमेंट लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोला है इसमें कि वैल्यू के टर्म्स में मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कितना हैंडल करता है, 70%। तो जो हम लोग मरीन मीन्स जो सी से हम लोग सी बेस्ड जो ट्रांसपोर्टेशन से जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, वो पूरा ट्रांसपोर्टेशन वैल्यू के टर्म्स में 70% हम करते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम के टर्म्स में 90% हमारा जो सामान है वो सी बेस्ड मरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन से आता है, ठीक है। पॉलिसी प्रायोरिटाइजेशन, इसमें बोला है सेपरेट लेजिस्लेशन ऑन कोस्टल शिपिंग वुड हेल्प टू रिकॉग्नाइज द पॉलिसी प्रायोरिटीज़, ठीक है। तो कोस्टल शिपिंग बिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अभी ये एक्ट नहीं बना है, ये सिर्फ एक बिल है, बट आप इसके जो प्रोविजंस अभी से उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जा सकता है आपसे 70% एंड 90%, ये आप याद रखिएगा। 70% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड 90% इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम।